नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। तो इसके पहले सेशन में 2 पार्ट में हम लोगों ने भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि जो संविधान की विशेषताएं हैं इस टॉपिक से संबंधित यूपीएससी या विभिन्न राज्यों के स्टेट पीसीएस में की जो परीक्षाएं होती है उनमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। चूंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है, यहाँ पे प्रश्न बहुत कम लिए गए हैं। इसका कारण ये है कि जो पूछे गए प्रश्नों की संख्या है वो बहुत अधिक है, लेकिन जो कई बार प्रश्नों की पुनरावृत्ति का जो वो तरीका है वो कई बार एक ही टॉपिक को, एक ही विषय को कई बार घुमा के पूछा गया है। ठीक है, इसलिए जो हम लोग केवल मूल जो एक टॉपिक से केवल एक प्रश्न लिया गया है, इस तरीके से हम लोग उसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए शुरू कर रहे हैं। अगर हम लोग पहला प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या क्या है? 12, 16, 8 और 10। तो अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में है 12 अनुसूचियां। ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही है। लेकिन मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। मूल रूप से वास्तविक संविधान में, ओरिजिनल संविधान में इन अनुसूचियों की संख्या 8 थी। इसका मतलब 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। कौन कौन सी अनुसूचियां? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, अब अगर 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची कह सकते हैं भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक, 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और यह 52 या 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह जोड़ा गया था। यह दल बदल से संबंधित है। 11वां अनुसूची जो है यह पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, पंचायतों से संबंधित है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके यहाँ जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, ग्राम प्रधान वगैरह, मुखिया वगैरह के, उससे संबंधित है। और ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा यह ऐड किया गया था। पंचायतों से संबंधित इसमें कुल कह सकते हैं 29 विषयों का इसमें उल्लेख किया गया है। कितने विषयों का? 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची जो है यह किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची संबंधित है स्थानीय नगरीय स्वशासन। अगर आप नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, कस्बों के क्षेत्र में रहते हैं, तो जहां पे नगर पालिका वगैरह के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, महापौर वगैरह के, तो ये इससे संबंधित है। और ये जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा ये हुआ था। ठीक है, अब इसमें कितने विषय शामिल हैं? अगर इन विषयों की बात करें तो इनमें 18 विषय शामिल है। कितने विषय शामिल है? 18 विषय शामिल है। प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। और बहुत सारे प्रश्न आप जब पीवाईक्यूज देखेंगे ना इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, इस प्रश्न से रिलेटेड भी। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे प्रश्नों को देखते हुए। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। ये पहला स्टेटमेंट है। हम सभी जानते हैं कि ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में 22 भाग हैं। क्रमांक की दृष्टि से, अब देखिए, कई बार 25 भाग भी आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्रमांक की दृष्टि से 22 भाग हैं संविधान में, भारतीय संविधान के, लेकिन गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 25 भाग हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। नहीं, ठीक है, कुल क्रमांक की दृष्टि से देखेंगे तो 395 अनुच्छेद है, 395 आर्टिकल है। लेकिन अगर हम लोग गणना की इस दृष्टि से देखेंगे तो कुल 465 से अधिक आर्टिकल बनते हैं गणना की दृष्टि से। क्रमांक की दृष्टि से 395 हैं। तो अगर जहां प्रश्न आपसे पूछे कि संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, ऑप्शन 395 भी रहे और 460, 450, 450 के आसपास ऐसे कई बार दे देता है, तो ये भी रहे, तो दोनों में से आपको सही इसे मानना है। ठीक है, 395 को सही मानना है। ठीक है, इसी तरीके से जो भाग है संविधान के, अगर 25 रहे या 22 रहे, दोनों रहे,
तो भी आपको 22 मानना है। अगर 22 अकेले रहे तो 22 तो होगा ही। ठीक, चलिए अगला है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। कहने का मतलब यह है कि यह मूल रूप से भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। तो ये तीसरा कथन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं तीसरा किसमें क्या है। केवल 3 ऑप्शन सी में यह सही है, केवल 3 ऑप्शन सी में सही है। चलिए अगला है, भारतीय संविधान के बारे में दिए हुए निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। कुछ इस प्रश्न का मतलब यह है कि नीचे कुछ अनुसूची का नाम दिए हुए हैं, कुछ अनुसूची दिए हुए हैं, इनमें से कौन भारत के राज्यों के नामों की सूची देती है और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, हमें यह बताना है। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। हम सभी जानते हैं कि संविधान की पहली अनुसूची में भारतीय संघ के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का नाम है और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा है। ठीक है, और इसी तरीके से आर्टिकल अनुच्छेद 1 में भी इसका विवरण मिलता है। चलिए दूसरी अनुसूची क्या है। दूसरी अनुसूची कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है। तो वहीं तीसरी अनुसूची कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। ठीक है, इस पे हम वेतन लिख लेते हैं। इसमें वेतन, भत्ता और पेंशन तीनों शामिल है। वेतन, भत्ता और पेंशन तीनों शामिल है। इसमें शपथ और प्रतिज्ञान शामिल है। ठीक है, जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में क्या है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों जहां पे भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, यहां के राज्यसभा सीटों की संख्या है, राज्यसभा सदस्य उस क्षेत्र से कितने चुने जाएंगे इसकी संख्या है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, चलिए अच्छा, यहीं पे अगर राज्यसभा की बात कर ले तो स्टेट में तो सभी में है, लेकिन अगर यूटी में बात करें तो 3 ऐसे यूटी हैं, 3 ऐसे यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी हैं जहां से कि राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन होता है। ठीक, पहला है आपका दिल्ली है, दूसरा है आपका पुदुचेरी है, तीसरा आपका जम्मू एंड क्या है, कश्मीर है आपका। ठीक है, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो ठीक संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। प्रश्न ये कह रहा है कि अगर भारत संघ में किसी नए राज्य का सृजन करना हो, किसी नए राज्य का निर्माण करना हो तो नीचे कुछ अनुसूची दी हुई है, इनमें से किस एक में संशोधन अवश्य किया जाना चाहिए। यहां पे हमें ध्यान देना है अवश्य वर्ड पे। ठीक है, अवश्य किया जाना चाहिए कि इनमें तो जरूरी है ही, बाकी जगह हो ना हो लेकिन इनमें जरूरी है। ठीक, अच्छा बाकी जगह एक, इसके साथ साथ ये तो अनुसूची के बारे में दिया हुआ, एक अनुच्छेद भी ऐसा है। ठीक है, एक ऐसा अनुच्छेद भी है जिसमें भी संशोधन करना अनिवार्य है। ठीक, इसके पहले वाले में हम लोगों ने, पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया था, वो अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल 1। ठीक, क्योंकि उसमें भी जो भारत के सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों का नाम दिया गया है, तो जो इसमें नए राज्य बनाए जाएंगे उनको भी इस सूची में, अनुच्छेद 1 में जो राज्यों का नाम दिया हुआ है इस सूची में उनको शामिल करना जरूरी है। और उसी के साथ साथ पहली अनुसूची में भी शामिल करना जरूरी है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था। बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी अनुसूची के बारे में भी इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, क्या करती है, राज्यसभा में स्थानों की आवंटन को। देखिए है क्या कि उस टाइप का एक ही क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, लेकिन जब वो आ गया, जब ऑप्शन आ गया तो मैं वहीं पे बता दिया। ठीक है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक, चलिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को संबोधित करती है, राजनीतिक दल बदल को संबोधित करती है,
पंचायत व्यवस्था को संबोधित करती है या भाषाओं को संबोधित करती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को संबोधित करती है। ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, भाषा से संबंधित कौन है? भाषा से संबंधित है 8th शेड्यूल, भाषा से संबंधित है पंचायत व्यवस्था से। इसके पहले हम लोगों ने बात किया हुआ था, 11वां है। और दल बदल से कौन सा है? दल बदल 10वां है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संघ की तृतीय अनुसूची में, भारतीय संघ की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? कि तीसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने बात किया था कि शपथ वगैरह का प्रावधान इसमें किया गया है, तो संघ के मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप बिल्कुल है। ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप बिल्कुल यह भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, चलिए ठीक है, तो ये नहीं है। इसमें क्यों नहीं है अभी हम लोग बताएंगे, जबकि इसमें शपथ की बात करी गई है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो शपथ है, कुछ मैंने एक शब्द बोला था कि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों के बारे में इसमें शपथ वगैरह दिया हुआ है, शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। ठीक है, इस महत्वपूर्ण पदाधिकारी तो राष्ट्रपति महोदय हैं, भारत के संवैधानिक पदाधिकारी, महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी, लेकिन इनके शपथ का प्रारूप यहां पे न देकर संविधान के आर्टिकल 60 में दिया हुआ है। कहां पे? संविधान के आर्टिकल 60 में दिया हुआ है। ठीक, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ठीक है, ये दिया गया है। तो कौन कौन सा सही? पहला, दूसरा और चौथा सही है, और पहला, दूसरा और चौथा हमारा ऑप्शन नंबर सी में आता है। ठीक है, चलिए ये सही है। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा यहीं पे कि जो तीसरी अनुसूची है उसमें जो शपथ और उसके जो प्रतिज्ञान, शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है, किसके किसके द्वारा मतलब किसके किसके संदर्भ में इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए संघ के मंत्री, जितने भी संघ के मंत्री हैं, या आप आसान भाषा में ये समझे केंद्रीय मंत्री। ठीक है, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री। ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। ठीक, तो सभी, केवल मुख्य न्यायाधीश ही नहीं बल्कि सभी न्यायाधीशों के संदर्भ में है, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के भी संदर्भ में है, यहाँ पे बात करी गई है। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने अभी देखा कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तीसरी अनुसूची में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ठीक, अब देखिए, सूची 1 की तरफ जो है संविधान की अनुसूची दी हुई है और सूची 2 की तरफ विषय दिए हुए हैं, इनको क्या करना है? हमें मिलान करना है। अब देखिए, देखते हैं इसको। जो चौथी अनुसूची के बारे में हम लोगों ने बात अभी किया था। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा से संबंधित है। तो निश्चित तौर पे यहां पे आसानी से हम लोग लिख देते 3, क्योंकि तीसरे पे राज्यसभा है। ठीक है, छठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो छठी अनुसूची संबंधित है जनजातीय क्षेत्रों से। किससे? जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से क्षेत्र? असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, इससे संबंधित है। ठीक, तो चलिए ये हो गया आपका 4 हो गया, बी पे 4 हो गया। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, सी का 2 हो गया। और जो 9वीं अनुसूची है वह भूमि सुधार से संबंधित है, ये देखिए ये हो गया। ठीक, तो तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, ऑप्शन सी ये सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए तथा सूची के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, एक तरफ सूची दिया हुआ है, उससे संबंधित अनुसूची दिया हुआ, उससे संबंधित विषय दूसरे तरफ दिए हुए। अब देखते हैं 7वीं, 8वीं
से संबंधित हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, पहला है इससे। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों के विधि मान्यकरण से संबंधित है, ठीक है। भूमि सुधार, ये 4 हो गया। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल परिवर्तन से संबंधित है, ठीक, ये हो गया 2। अब मैं 7वीं अनुसूची को अंतिम में क्यों चयनित कर रहा हूं कि अंतिम में इसके बारे में बताएंगे, ये तीसरा हो गया, ठीक है। पहले उसका उत्तर देख लेते। 3, 1, 4, 2, तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर सी सही है। 3, 1, 4, 2। अब हम बात करेंगे 7वीं अनुसूची के बारे में, ठीक। किसके बारे में बात करेंगे? 7वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। चलिए इसे डिलीट कर देते हैं। अब देखिए, एक हमारे संविधान में अनुच्छेद है 246। इस अनुच्छेद के तहत अनुसूची 7 में, शेड्यूल 7 में केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियां हैं उसका विभाजन सुनिश्चित किया गया है। और यह विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच 3 भागों में किया गया है। 3 लिस्ट बनाए गए हैं इसके। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट हो गया, यहाँ पे स्टेट लिस्ट हो गया और यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, समवर्ती सूची हो गया, ठीक। वर्तमान में अगर बात करी जाए, यहाँ पे लिखूंगा, इसमें 100 विषय शामिल है। कितने? 100 विषय शामिल है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में कितने विषय शामिल है? तो स्टेट लिस्ट में अभी 61 विषय शामिल है। और कॉन्करेंट या समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल है? तो समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है, 52 विषय शामिल हैं, ठीक। लेकिन कई बार यह पूछता है, ये तो अभी शामिल है, ये तो वर्तमान है, लेकिन कई बार पूछता है कि मूल रूप से संविधान में जो 7वीं अनुसूची थी उसमें कितने विषय थे, संघ सूची में कितने विषय थे, राज्य सूची में कितने विषय थे और समवर्ती सूची में कितने विषय थे। तो वो भी हम लोग अभी यहीं पे देख लेते हैं। तो पहले इसमें 97 विषय थे, अब बढ़ाकर 100 हो गए हैं। पहले इसमें 66 विषय थे, राज्य सूची में अब बढ़कर 61 हो गए हैं। और पहले समवर्ती सूची में 47 विषय थे और अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 52 हो गए हैं, ठीक। तो चलिए अब 7वीं अनुसूची के बारे में भी हम लोग जो कुछ यहाँ पे देखना जरूरी था वो हम लोगों ने देख लिया। आर्टिकल याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? ये IAS प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और शायद वर्ष 2018 में पूछा गया था। और मतलब मेरे एक जानने वाले थे, अच्छे थे पढ़ने में, मतलब अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन वो ये क्वेश्चन स्किप करके आ गए थे, छोड़ कर आ गए थे, ठीक है। तो इस 9वीं अनुसूची के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं, तुरंत पता चल जाएगा। 9वीं अनुसूची जो आया था, 9th शेड्यूल, ये कब आया था? ये आया था ये पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसे ऐड किया गया था। तो 1951 में आप बताइए इनमें से प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई, कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब हम 9वीं अनुसूची के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। 9वीं अनुसूची, इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन ए है। 9वीं अनुसूची, ठीक, फर्स्ट ये 1951 में 9वीं अनुसूची का जो लाने का उद्देश्य था, उस समय जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा था और जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो लीगलाइज भी रहे, उस पे सरकार पे किसी प्रकार का आक्षेप भी न आए, तो भूमि सुधार नियम बनाए गए। उन भूमि सुधार से संबंधित नियमों और जो विनियम इत्यादि थे उन सबको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भूमि सुधार कार्यक्रम चल रहा है, या ये कह सकते हैं जो जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, वो आसानी से सुचारू रूप से चलता रहे। अच्छा, अगले क्वेश्चन में, अब ये तो इस क्वेश्चन का कंटेंट हो गया। अगले क्वेश्चन में एक और चीज है, उसको भी यहीं पे देखेंगे हम लोग। देखिए, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या 10वीं अनुसूची में? तो 9वीं अनुसूची में किया गया। ऑप्शन सी सही है, 9वीं अनुसूची में।
अब हम इसे भी यहीं पे देख लेते हैं। जब ये पहला संविधान संशोधन अधिनियम हुआ तो इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दो चीजें हुई। पहला तो ऐड किया गया, नवीं अनुसूची ऐड करी गई, नवीं अनुसूची ऐड करी गई। फिर कुछ अनुच्छेद भी ऐड किए गए, जैसे आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B ऐड किए गए, 31A और 31B। अभी हम लोग यहाँ पे आर्टिकल 31B के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 31B में कहा गया, क्या कहा गया? आर्टिकल 31B में कहा गया कि नवीं अनुसूची में शामिल कोई भी विषय इस आधार पर अविधिमान्य नहीं किए जाएंगे कि उनसे संबंधित कोई भी प्रावधान संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किसी भी अधिकार से असंगत है, उसे न्यून करती है या उसे समाप्त करती है। तो ये इस 9वीं अनुसूची के संदर्भ में ये बात कही गई आर्टिकल 31B में। अगर 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, कितने लगभग सब्जेक्ट कह सकते हैं, कितनी प्रविष्टियां हैं, तो लगभग 284 प्रविष्टियों के आसपास इसमें ऐसे विषय हैं जो कि जिनपे कि 9वीं अनुसूची में के तहत जो सुरक्षा प्रदान किया गया है ये उन्हें दिया गया है। अच्छा, एक केस होता है, ये तो कह दिया गया कि क्या, लेकिन एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करके भी इसमें जो है कि किसी भी नियम कानून को डाला जा सकता है और उसे लागू किया जा सकता है। तो एक केस हुआ वर्ष 2007 में IR कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु स्टेट का केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। एक तिथि है, संभवतः आप सभी लोग इस तिथि से परिचित भी होंगे, 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 की तिथि है, ठीक है। ये वो तिथि है जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का क्या आया था, डिसीजन आया था, ठीक है। तो IR कोहिलो में वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए या शामिल किए गए कोई भी विषय, कोई भी नियम, कोई भी कानून जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं आते हैं, ठीक है। और इनकी जो न्यायिक समीक्षा का आधार होगा यह भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित आर्टिकल क्या, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल क्या 21 होगा। इस आधार पे इनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और न्यायिक समीक्षा में असंगत पाए जाने पे वो नियम कानून चाहे 9वीं अनुसूची में ही क्यों न हो उन्हें समाप्त करना पड़ेगा, या जिस सीमा तक वो असंगत हैं या जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं उस सीमा तक उन्हें शून्य कर दिया जाएगा। ये हो गया। आप लोग कई बार सुनते होंगे जाट आरक्षण, मराठा आरक्षण वगैरह बहुत मांग करते हैं, लेकिन आखिर वो संवैधानिक स्वरूप क्यों नहीं ग्रहण कर पाता है तमाम प्रयासों के बाद भी? क्योंकि ये IR कोहिलो केस का ये जो डिसीजन है ना, ये भी इस पे प्रभावी होता है। क्योंकि पहली बात, मान लीजिए अगर 2023 में कोई आरक्षण से संबंधित कोई मुद्दा 9वीं अनुसूची में डाला जाता है तो पहले तो ये 24 अप्रैल 1973 के बाद की तिथि का है। इस आधार पे इसका क्या किया जाएगा, जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। JR किया जाएगा मतलब जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। और जब जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में जो अंतर्निहित बेसिक स्ट्रक्चर है उसका क्या उल्लंघन पाया जाएगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे अविधिमान्य कर दिया जाएगा। इसी कारण तमाम प्रयासों के बावजूद भी जाट आरक्षण, मराठा आरक्षण जैसे मुद्दे अभी भी संवैधानिक स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाए हैं। EWS के मामले में भी 9वीं अनुसूची के जांच की बात हुई थी और संविधान कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे विधिमान्य घोषित किया गया है और वह आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करता है, ठीक है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चलिए
आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न हम लोगों ने देख लिया यहीं पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ठीक, ये भी आईएएस प्री का प्रश्न है, आईएएस प्री का ये प्रश्न है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। वैधता का परीक्षण मतलब जुडिशियल रिव्यू की बात करी जा रही, किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। अभी हम लोगों ने देखा था कि किसी भी कानून को, आपका मन है कोई भी कानून आप 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, ठीक है, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी कानून अगर 9वीं अनुसूची में डाला जाता है तो उसके विधि मान्यता का परीक्षण किया जा सकता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है, केवल पहला कथन सही है। ठीक, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, ये देखिए, ये बीच में थोड़ा स्पेस होगा यहाँ पे। ठीक, ऐसे देख लेते हैं, जनगण। चलिए, ये सही सुमेलित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कई बार इतने विषय शामिल है, राज्य सूची में इतने विषय हैं, संघ सूची में इतने विषय हैं, हम लोग सबको याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, उन्हें हम आसानी से याद रख सकते हैं। कई बार अगर याद भी नहीं होता है तो हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, अब सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। कैसे? अगर आपको ये ना पता हो तो भी आप जानते हैं कि राज्य सरकारों के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसका मतलब उस क्षेत्र पर, इस विषय पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। एक चीज मैं आपको यहीं पे और बता दूं, क्योंकि वहां पे ध्यान में नहीं आया था, इसलिए राज्य सूची के विषयों पे जितने भी विषय इसमें शामिल हैं, उस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह किसका होता है? वह राज्य सरकार का होता है। संघ सूची के विषयों पे कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह संघ सरकार या केंद्रीय सरकार का होता है। और जो समवर्ती सूची होती है उस पे कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार का भी होता है, राज्य सरकार का भी होता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अगर समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय पर कोई भी राज्य सरकार कोई कानून बनाती है और उसके बाद संघ सरकार भी उस विषय पे कोई कानून बनाती है, तो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये समवर्ती सूची के विषय में। तो जनगणना, भाई राज्य सरकार जनगणना अपने लेवल पे थोड़ी करा सकती है। जनगणना आप जब भी देखते हैं 10 की जनगणना कौन कराता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। ठीक, तो संघ सूची का विषय है, जाहिर सी बात है। ठीक, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये द्वितीय अनुसूची में थोड़ी है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा हम लोगों ने देखा था 4th अनुसूची में, 4th शेड्यूल में है। ठीक, और दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल इसमें गलत है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? ये भी आईएएस प्री का प्रश्न है, आईएएस प्री का प्रश्न है ये भी। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों से भी संबंधित जो है विषयों में शिक्षा का प्रावधान किया गया। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, पहला सही है, दूसरा सही है और 5वां सही है। ठीक है, ये दोनों सही नहीं है। अब हम बात करते हैं इसका उत्तर क्या है। तो इसका सॉरी, ये दोनों भी सही हैं, ये दोनों भी सही है। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों में डीपीएसपी में 45 अनुच्छेद में है। ग्रामीण और शहरी निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6) और 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारियों के तहत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 जो नीति निर्देशक तत्व है, बच्चों की शैशवपूर्ण देखभाल और 6 वर्ष से आयु तक की शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया, जिसमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था करी गई है। 6ठी और 7वीं अनुसूची में शिक्षा संबंधित विषय हैं। अच्छा,
7वीं अनुसूची में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ये हम सभी जानते हैं। 6ठी अनुसूची में भी है और 5वीं अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन हेतु ये जो उपबंध किया गया है उसमें शिक्षा पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस पर क्या है, प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने देखा। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? ठीक, दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो हम सभी ने देखा कि अभी ये 10वीं अनुसूची से संबंधित, दल बदल से संबंधित प्रावधान इसमें हैं। चलिए अगला चलते हैं। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज विषय आपने देखा होगा, आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके यहाँ मान लीजिए प्रधान पद का इलेक्शन होता है। तो बिहार में अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो प्रधान का इलेक्शन करते हैं ग्रामीण लेवल पे, लेकिन बिहार वगैरह में मुखिया का इलेक्शन होता है। तो जाहिर सी बात है अगर यह संघ सूची का विषय होता, सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय होता, तो साम्यता रहती, कम से कम नामों में भी समानता रहती, क्योंकि कानून सभी जगह लागू होते हैं। जाहिर सी बात है अगर समानता नहीं है तो इस पे संघ सरकार इस पे कानून नहीं बनाती है, इसलिए निश्चित रूप से संघ सूची में शामिल नहीं है। तो यह किस में शामिल है? या राज्य सूची में शामिल है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। हम लोगों ने इसके पहले ही इसे कर रखा है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और एक बात और, कभी अगर पंचायती राज थोड़ा ये दे दिया, अगर थोड़ा और कह सकते हैं डीप पूछेगा तो ये पूछ सकता है यह राज्य सूची की किस प्रविष्टि का हिस्सा है? राज्य सूची की किस प्रविष्टि का हिस्सा है? तो यह ध्यान देना है, यह 5वीं प्रविष्टि का हिस्सा है। राज्य सूची की 5वीं प्रविष्टि का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, चलिए यहीं पे हमारी आज की ये श्रृंखला समाप्त होती है। फिर अगले सेशन में हम आगे का जो भी सेक्शन है, जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन है, जहां से प्रश्नों की संभाव्यता सबसे अधिक रहती है और प्रश्न पूछे जाते हैं, उस सेक्शन के साथ आएंगे। फिर उसके बाद उससे संबंधित MCQs भी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।